बच्चे कल हमारा एक क्वेश्चन ऑनगोइंग था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फिलहाल काम था टू जस्ट कैलकुलेट इफेक्टिव वेज रेट पर आवर फॉर बोथ दी वर्कर्स ए एंड बी, और आंसर आपको क्लास में ही कल बता दिया था टुवर्ड्स दी एंड 80 एंड 128। ये आंसर आने में किसी को कोई दिक्कत, ये कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। कल एक सवाल आया था, एक डाउट आया था कि हमारे पास ये चॉइस भी थी, अब ध्यान से सुनिएगा, कि चलो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर तो निकाल लिया, आई एम गोइंग टू नीड ग्रॉस लेबर कॉस्ट ऑल्सो। ठीक है। अब ग्रॉस लेबर कॉस्ट बेटा क्या होता है? नॉर्मल टाइम वेजेस में ऐड कर दोगे ओवर टाइम वेजेस, आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस लेबर कॉस्ट। आपके पास जो चैप्टर के पहले पेज पर बुक में जो स्टेटमेंट है, एक बार वो चेक कीजिए, वहां पर ये लिखा है नॉर्मल टाइम वेजेस तो आ गई, नॉर्मल टाइम वेजेस में जोड़ दोगे ओवर टाइम वेजेस तो ग्रॉस लेबर कॉस्ट, क्रॉस मतलब क्या? टोटल, टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगा। अब चाहो तो ये काम अभी कर लो, अब मुझे आपको ओवर टाइम वेजेस के बारे में भी सिखाना है। तो मैंने क्या किया, कंटिन्यू किया, मैंने दोनों वर्कर की ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस लिख लीजिए। नॉर्मल टाइम वेजेस इनकी कितनी कितनी थी? 16,000 एंड 25,600। ऐड करेंगे ओवर टाइम वेजेस, इतना तो पता है ओवर टाइम वेजेस वर्कर बी की नहीं है, जो ओवर टाइम पे किया वर्कर ए को ही पे किया। अब ओवर टाइम की पेमेंट का हिसाब किताब क्या है, क्वेश्चन में चेक करना होगा। सभी बच्चे क्वेश्चन की फुल लाइन को रेफर करेंगे। Overtime is paid at double the total of normal wages and DA। अच्छा, मैं टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए, वर्कर ए की नॉर्मल वेजेस एंड डीए बेटा कितनी है? 10,000 एंड 5,000। ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो, एक सेंटेंस में लिखा वो इसका डबल, बट एक बात अपने आप ही लगानी पड़ेगी, ये नहीं थोड़े ना पे कर देंगे ओवर टाइम वेजेस। मुझे बताओ ओवर टाइम पूरे महीने चल रहा था, ये बेसिक वेजेस और डीए तो पूरे महीने की है। द मंथ विच हैज हाउ मेनी आवर्स, एक महीने के नॉर्मल वर्किंग आवर्स बताना, क्वेश्चन से रेफर करके कितने? 200, 200। ओवर टाइम के 200 के 200 का आवर्स का मैटर करता है या पूरे मंथ का मैटर करता है? जी ओवर टाइम एक अलग चीज चल रही है, 200 के बियॉन्ड एक अलग चीज चल रही है, कितनी? 10 आवर्स की। 10 आवर्स मेंशन दिखाई दे रहा है। तो ये कैलकुलेशन है हमारे पास, आपने न्यूमरेटर में रखा कि हम इस वर्कर को बेसिक वेजेस और डीए 200 घंटों का कितना दिया जाता है। मुझे बताओ ये वाली चीज, इकलौती ये वाली चीज जो मैंने रेड बॉक्स में डाली है, ये सॉल्व करके कितनी आ रही है? 15,000 डिवाइडेड बाई 200 कितना? 750। तो 75। तो क्वेश्चन का ये कहना है कि ओवर टाइम विल बी पेड एट डबल द नॉर्मल रेट, मतलब अगर एक नॉर्मल रेट 75 पर आ रहा है तो ओवर टाइम को हम पे करेंगे 150 पर आवर से। और वैसे वर्कर का कितना था वो? 7, आपका 750 आ रहा है कि 75? 75 आ रहा है। तो आपके पास ओवर टाइम वेजेस कितनी आ रही है? 1,500। सो इवेंचुअली ओवर टाइम का पेमेंट रेट हो गया 150 पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर्स। तोड़ तोड़ के चीज को समझ लो, मैं दोबारा से बता रही हूं आपको। क्वेश्चन ने बोला कि नॉर्मल वेजेस एंड डीए मिलाकर 15,000 है, ये 15,000 वर्कर को 200 घंटों के लिए दिया जा रहा है, तो एक तरीके से नॉर्मल रेट बना दिया जी 75 पर आवर। ओवर टाइम इज पेड एट डबल दी नॉर्मल रेट, यानी कि 150 पर आवर। वैसे ओवर टाइम हुआ कितने आवर्स के लिए है? 10 आवर्स के लिए। हेंस योर कैलकुलेशन इज ओवर टाइम वेजेस की 1,500। बताइए जी कैलकुलेशन ओके है? किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे मर्जी तोड़ तोड़ के लिख लो, आपके पास ग्रॉस लेबर कॉस्ट आ जाएगी बेटा। ग्रॉस लेबर कॉस्ट वर्कर ए के केस में 17,500 और बी के केस में 25,600। कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, क्योंकि वो जो बेसिक वेजेस और डीए 15,000 है वो तो पूरे महीने का है ना, मुझे इसको पर आवर पर लेकर आना है कि ओवर टाइम तो हम 10 घंटों का करवा रहे हैं, तो मैं 1 घंटे का ओवर टाइम रेट क्या मानूं? तो मुझे चीजों को आर्ली बेसिस पर लेकर आना है। क्या चीज? बेसिक वेजेस एंड डीए, वर्कर एक चेक करो, बेसिक वेजेस एंड डीए। ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ समझाने वाली बात थी,
एक लाइन में कैलकुलेशन तो ये है, ये वाली। डन है जी। नाउ क्वेश्चन ने हमसे दो चीजें पूछी हुई है, पहले तो ये कंप्लीट करो और उसके बाद टेक अ लुक एट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? बिल्कुल पहली लाइन में रिक्वायरमेंट मिलेगी, अर्निंग्स ऑफ दी वर्कर, और दूसरी चीज क्या पूछी है? एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट टू दी जॉब्स। अच्छा, पहले ये कंप्लीट करो, हम ना अर्निंग्स ऑफ वर्कर पहले निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट अर्निंग्स ऑफ दी वर्कर। बेटा नेट अर्निंग्स को हम प्यार से नेट कैश पेबल भी बोल देते हैं। अब ये काम आपने सीखा था कल, कैश पेबल टू वर्कर वाला, और अभी आप लोग खुद ही कैलकुलेट करके बताएंगे ये कैश पेबल टू वर्कर कैलकुलेट कैसे होता है। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश पेबल टू वर्कर, ये काम आपने करना है बच्चे। आई थिंक तो यही है। दिवान 15,500 बताए और बी का परफेक्ट। सौ, 200, 320। हाँ जी, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सेम ही है। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 15,522 चेक कीजिए, क्या आपके पास आंसर यही आ रहा है? 15,522 ठीक है। अब देखिए काफी जगह आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में इस तरीके की प्रेजेंटेशन होती है, वो एक साथ लिख देते हैं एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, फिर इकट्ठा ही दिखा दिया जी। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टोटल कितनी है फॉर पीएफ 1600 वर्कर एक केस में, तो वो 1600 इकट्ठा दिखा देंगे, ये वाला 1600, 800 और 800। ठीक है, बट कोई रट्टा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस होता है। देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माइनस होने का कारण अलग है, क्या कारण है? ये ग्रॉस लेबर कॉस्ट का हिस्सा है। ठीक है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस होने का कारण ये है कि ये तो एक कैश एडजस्टमेंट है, वर्कर से कलेक्ट करके फंड में जमा करना। ठीक, वो कारण अलग है। डन है जी। नेट अर्निंग्स ये कंप्लीट करने के बाद अब आपके पास रिमेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट टू दी जॉब्स।
एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट का मतलब जब 3 जॉब्स हैं, तीनों की अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगी, तो उस कॉस्ट शीट में लेबर कॉस्ट कितनी लिखी जाएगी वो हमको बताना है जी। देखिए, प्रेजेंटेशन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है बेटा। मैं जो एक फॉर्मेट लिख रही हूं, ऐसा नहीं है कि आपको यही फॉर्मेट कुछ याद करने वाली बात है। इनफैक्ट इन दिस सब्जेक्ट आपको फॉर्मेट्स के बर्डन नहीं लेने, जहां मैं बताऊंगी कि बेटा ये तो फॉर्मेट याद ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, दैट डे यू लर्न कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट इज अ फॉर्मेट, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट है, वो तो याद करनी पड़ेगी किसके बाद क्या आता है। बट यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मेट का स्ट्रेस नहीं लेना, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू प्रेजेंट थिंग्स क्लियरली, बस वो चीज होनी चाहिए। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की कोई रट्टे नहीं है। मैंने क्या किया, फॉर बेटर क्लैरिटी पर्पसेस तीनों जॉब्स में भी आगे दो दो सब कॉलम बनाए, आर्स एंड रुपी वैल्यू। ऐसे ही जॉब वाई में भी आर्स एंड रुपी वैल्यू, जॉब जेड में भी आर्स एंड रुपी वैल्यू, और लास्ट में एक टोटल भी बना लिया मैंने। और लास्ट में एक है ये टोटल। टोटल में सिंगल कॉलम चाहिए, लाइक दिस। ठीक है ना। इस तरीके का फॉर्मेट आपको सब कुछ बेटर तरीके से, नीट एंड क्लीन वे में सब कुछ प्रेजेंट करवा देगा। ये फॉर्मेट रेडी कीजिए। ठीक है, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं वर्कर ए। वर्कर ए के ब्रैकेट में भी, वर्कर ए के ब्रैकेट में नॉर्मल टाइम, क्योंकि वर्कर ए का एक ओवर टाइम भी है, ओवर टाइम की बात अलग रहेगी, पहले उसके नॉर्मल टाइम की बात करते हैं। वर्कर ए के नॉर्मल टाइम वेजेस के हिसाब से ही तो आपने एक इफेक्टिव वेज रेट पर आवर कितना निकाला हुआ बच्चे, 80। अब आप सोचो, जो इसका नॉर्मल टाइम है 200, वो 200 आवर्स कहाँ कहाँ लगा रहा है, 3 जॉब्स पर किस हिसाब से लगा रहा है। क्वेश्चन ने बताई थी वो बाइफर्केशन टुवर्ड्स दी एंड। वर्कर ए ने 40% टाइम जॉब एक्स पर लगाया। बेटा मैं एक जगह लिखकर बता रही हूँ, 200 का 40% यानी कि हाउ मेनी आवर्स, 80। अब पर आवर इसका इफेक्टिव वेज रेट कितना है, 80। तो जॉब एक्स की कॉस्ट शीट में ये वैल्यू कितनी चली गई, 6400। ऐसे ही आगे बढ़े, वर्कर ए को ही कंटिन्यू करते हैं जी। इसने जॉब वाई में कितने आवर्स लगाए, 200 का 30% यानी कि 60 आवर्स। तो 60 आवर्स इंटू 80 पर आवर कितना हो गया, 4800। फिर ऐसे ही जॉब जेड में 60 आवर्स, 4800। दिस इज हाउ। अब रुपी वैल्यू का टोटल कर दो बेटा, रुपी वैल्यू का टोटल करके आप मुझे बता रहे हैं 16,000। वर्कर ए की नॉर्मल टाइम वेजेस आप चेक कर सकते हैं, 16,000 ही है, और ये 16,000 तीनों जॉब्स में हमने बांट दिया अकॉर्डिंग टू आवर्स वर्क। ठीक है, वर्कर ए को ही कंटिन्यू करेंगे, और अब उसका ओवर टाइम, वर्कर ए का ही ओवर टाइम की बात करते हैं। ओवर टाइम को लेकर कोई इफेक्टिव वेज रेट पर आवर नहीं है। ओवर टाइम वॉज डन स्पेसिफिकली ऑन विच जॉब, जॉब वाई। वो ओवर टाइम उसको कितना पे किया था, 1500 का, तो 1500 क्लियर कट जॉब वाई में ही लगेगा। ठीक है, फॉर 10 आवर्स, चलो आपको आवर्स लिखने तो 10 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली आप चेक कर सकते हैं ग्रॉस लेबर कॉस्ट वर्कर ए की आपने बांट दी जहां जहां बांटनी थी। ग्रॉस लेबर कॉस्ट कितनी थी चेक कीजिए, आज ही निकाली है, 17,500। 17,500 हमारी बच चुकी है फिलहाल। अब रही बात वर्कर बी की। बेटा वर्कर बी का तो जो है वो नॉर्मल टाइम ही है, उसका तो कोई ओवर टाइम नहीं है। नॉर्मल टाइम के हिसाब से इसका इफेक्टिव रेट कितना निकला हुआ है, 128 पर आवर। बांट दो तीनों जॉब्स में। वर्कर बी ने काम कहाँ कहाँ किया, कितना कितना किया जी, टोटल टाइम में से 50% यानी कि 100 आवर्स, 200 में से 50% यानी कि 100 आवर्स, तो 12,800 आ गया। फिर 200 में 20% यानी कि 40 आवर्स, कितना आ गया ये। फिर नेक्स्ट
60 आवर्स एंड हेंस आपका टोटल 25,600। और अब लगाओ जी रुपी वैल्यू के टोटल, आवर्स के टोटल मत लगाना, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट। आवर्स का टोटल बेशक मत लगाओ रुपी, जॉब एक्स का 19,200 ना ना 9,920। अच्छा हो भी सकते हैं वैसे, मैं आई मेट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मेरे को लग नहीं रहा यार, बड़ी अच्छी खासी फिगर है। 9,920 नहीं हाँ 12,480। और ग्रैंड टोटल बताइए। लीजिए ये वैल्यूज हैं टोटल करके। ये 19,200, 11,420, 12,480 एंड ग्रैंड टोटल 43,100। ठीक है, इस पॉइंट तक आकर आप चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं। चैप्टर को डिटेल में पढ़ने का ऑब्जेक्टिव था, फिर कॉस्ट शीट में वैल्यू कैसे जाती है, ये सारी कॉस्ट शीट वैल्यू ही तो है। कॉस्ट शीट वैल्यू कैसे जाती है, बाय यूजिंग इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। साथ ही आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अगर ओवर टाइम हुआ तो उसको कॉस्ट शीट में कैसे पहुंचाना है, वो भी कल आपने सीख लिया। अल्टीमेटली आप वही चीजें अभी तक सीख रहे हैं। नाउ इसके जैसा ही क्वेश्चन आपको स्कैनर में भी देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाया करता है। बाय द वे स्कैनर में 27 आपको इशू हो गए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का मिल गया सभी बच्चों को। ठीक है जी, जो बच्चे कल नहीं आए थे जनवरी 27 मई 27 वाले, प्लीज आज ऑफिस से अपना कॉस्टिंग का स्कैनर कलेक्ट कर लीजिएगा। ऑल राइट, डन, बढ़ सकते हैं आगे। इन दिस टॉपिक वी आर लेफ्ट विद वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक सो, क्वेश्चन नंबर 8। पहले तो ये रैप अप कर लो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताएंगे, उसके बाद वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। हटा सकते हैं स्क्रीन, डन है, ऑल राइट। स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज पढ़ते हैं। It is seen from the job card for repair of customers' equipment that a total of 154 labor hours have been put in as detailed below. Job card मतलब टाइम शीट। 3 वर्कर्स हैं, तीनों ने अपनी अपनी टाइम शीट भरी, और टाइम शीट में एक बार टोटल आवर्स देखना, 49 प्लस 48 प्लस 57, क्या 154 बन रहा है बेटा, चेक करना। तो एक काम को करने में 154 आवर्स लगे, बट 3 वर्कर्स के लगे, तो तीनों के इंडिविजुअल आवर्स भी हैं। अब वर्कर ए पेड एट 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स, इसने काम किया मंडे टू फ्राइडे। फिर वर्कर बी पेड एट 100 पर डे ऑफ 8 आवर्स, इसने भी काम किया मंडे टू सैटरडे कुछ काम किया है। वर्कर सी पेड एट 300 पर डे ऑफ 8 आवर्स, इसने मंडे टू सैटरडे अपने अपने आवर्स काम किया है। आप चेक कर सकते हैं तीनों वर्कर्स का पेमेंट रेट, बेसिक वेज रेट डिफरेंट है। फिर in terms of an award in employee conciliation, workers are to be paid DA on the basis of cost of living index figures relating to each month, which works out at rupees 968 for the relevant month. DA is payable to all workers irrespective of wage rate if they are present or are on leave with wages on all working days. कह रहे हैं DA महीने का बनता है 968 एंड इट इज पेबल टू ऑल वर्कर्स, चाहे उसका बेसिक वेज रेट कम है या ज्यादा है। मतलब वर्कर ए बी और सी को, तीनों को महीने का 968 ही मिलेगा, चाहे उनकी बेसिक वेजेस डिफरेंट ही चल रही है। ठीक है, फिर ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन वीकडेज। बेटा वीकडेज का मतलब मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे एंड संडे विल बी वीकली हॉलीडे। हाउएवर worker may work on Saturday due to exigency of work for 4 hours, though full payment of 8 hours will be made with no other payment. कह रहे हैं
वैसे सैटरडे सपोज टू बी छुट्टी, हाउएवर ड्यू टू एक्सीजेंसी मतलब अर्जेंसी ऑफ द वर्क, वर्कर चाहे तो सैटरडे को आकर 4 घंटे भी लगा लेगा ना, तब भी उसको पेमेंट तो पूरे पूरे 8 घंटों की मिलेगी, बट विद नो अदर पेमेंट, 8 घंटों की पेमेंट ही मिलेगी उसको। अब ठीक ही है ना, चाहे आके वो 4 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए, 2 घंटे लगाए, तो उसको फुल डे पेमेंट मिलने वाली है। फुल डे मतलब वैसे एक नॉर्मल वीक डे कितने आवर्स का है, 8 घंटों का है। सैटरडे को भी वो पार्शियली काम भी करेगा, तब भी उसको फुल डे की पेमेंट तो मिलेगी। Overtime is paid twice of ordinary wage rate if a worker works for more than 9 hours in a day. वैसे नॉर्मल वर्किंग डे कितने आवर्स का है, 8 घंटों का है। वर्कर अगर 8 के बियॉन्ड लेटर से 9 आवर्स, एग्जैक्ट 9 आवर्स काम करता है ना, उसको पेमेंट एट द रेट नॉर्मल रेट ही मिलेगी। ओवर टाइम रेट जो कि ज्यादा होता है, विच इज डबल ऑफ द ऑर्डिनरी वेज रेट, ये ओवर टाइम रेट डबल वाला रेट कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज, टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क आउट टू 176 in the relevant month. Company's contribution to PF and ESI are absorbed into overheads. Calculate wages payable to each worker. देखिए कह रहे हैं कि वैसे लेबर कॉस्ट में या वेजेस में जो भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आता है, अल्टीमेटली इसको ओवरहेड्स का हिस्सा मान रही है कंपनी। आपके लिए फिलहाल इस क्वेश्चन में वेजेस में आने वाली दो ही चीजें हैं, लेबर कॉस्ट में आने वाली दो ही चीजें हैं। क्या क्या, एक ऊपर बताई थी टेबल के हिसाब से ये बेसिक वेजेस, और ज्यादा से ज्यादा एक डीए का मेंशन था। यही दो चीजों के हिसाब से वेजेस पेबल टू वर्कर हमारे पास आने वाला है। ठीक, अच्छा जी, काम कैसे करना है बेटा, मैं वर्कर ए का पहले करके बताऊंगी और फिर उसके बाद वर्कर बी और वर्कर सी का भी कर लेंगे। दिस इज आज आपका लेक्चर नंबर कौन सा काउंट होगा, लेक्चर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। पहले ना आप वर्कर ए के लिए कुछ कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक टेबल बन रहा है वर्कर ए के लिए। लिखना यहां पर डे, डे में टोटल आवर्स इसने कितना काम किया, फिर टोटल आवर्स में से नॉर्मल नॉर्मल आवर्स पेबल एट नॉर्मल रेट। नॉर्मल आवर्स का मतलब बता रहे हैं, पेबल एट नॉर्मल रेट, फिर ओवर टाइम आवर्स, फिर ओवर टाइम आवर्स, इस तरीके का फॉर्मेट। डे, मंडे, नॉर्मल आवर्स मतलब पेबल एट नॉर्मल रेट। हाँ जी, मंडे को वर्कर ए ने काम किया जी 10.5। अब ओवर टाइम कब एप्लीकेबल होता है, 9 के बियॉन्ड, मतलब टिल 9 आवर्स तो नॉर्मल रेट पर ही पेमेंट मिलेगी। ठीक है, इट इज ओनली फॉर दैट 1.5 आवर, 10 में से 9, 10:30 में से 9 निकाल दो, 1.5 घंटे के लिए ओवर टाइम रेट एप्लीकेबल होगा। आगे बढ़े प्लीज। ट्यूसडे 8, ऑल 8 ऑफ देम विल बी पेबल एट नॉर्मल रेट, इसमें कुछ भी ओवर टाइम वाला नहीं है। फिर आइए जी वेडनेसडे पर, वेडनेसडे को टोटल इसने आवर्स काम किया 10.5, वही 9 एंड 1.5। थर्सडे 9.5, 9 एंड 0.5। फिर फ्राइडे 10.5, 10.5 में 9 एंड 1.5। सैटरडे को इसने काम किया नहीं, आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, 49 है। ओवर टाइम इज एप्लीकेबल जब मोर देन 9 काम होता है, टिल 9 तो नॉर्मल रेट ही है जी। हाँ जी, मुझे नॉर्मल आज का टोटल बताएंगे बेटा, 44, उसका 5। अब आएगा वेजेस पेबल वाली बात। इसके बाद वर्कर ए की वेजेस पेबल, सिर्फ वर्कर ए पर ही हम चल रहे हैं अभी। हम ना सब कुछ पर आर पर लेकर आने वाले हैं। बेसिक वेजेस पर आर, बेसिक वेजेस पर आर। मैं मंथली कैलकुलेशन में नहीं जा रही हूं, क्योंकि ऊपर मेरे पास डिटर्मिनेशन वैसे भी एक वीक के आवर्स की है।
ठीक है, तो मैं डीए को भी पर आवर में लेकर आऊंगी और मैं बेसिक वेजेस को भी पर आवर में लेकर आऊंगी। बेटा बेसिक वेजेस का आइडिया मुझे कहां से मिल रहा है? बेसिक वेजेस टेबल से ही। इन्होंने बोला था 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स, तो पर आवर बेसिक वेजेस कितनी हो गई? 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स। टेबल के टॉप में ही देखो 25 बता रहे हैं, ये देखिए ये वाली चीज मिल गई सभी को। 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स आप मुझे बता रहे हैं 25। ऐसे ही डीए पर आवर के बारे में बताएं। डीए बेटा 968 मेंशन किया था फॉर द मंथ। अब एक मंथ में वर्किंग आवर्स क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं बताए हैं, ढूंढो एक मंथ के वर्किंग आवर्स। 176। ये लो जी, बताओ कितना आ रहा है? 5.5। ये हो गया नॉर्मल रेट पर आवर। हमें सब कुछ पर आवर में क्यों लेकर आना है? क्योंकि ऊपर मेरी कैलकुलेशन आवर्स की चली है। नॉर्मल रेट पर आवर आ गया 30.5। अब वेजेस पेबल क्या हो जाएंगी टू वर्कर ए? देखिए 44 आवर्स के लिए तो उसकी पेमेंट 30.5 पर आवर, राइट। एंड 5 आवर्स का उसका ओवर टाइम था ना, 5 आवर्स के उसमें डबल दी नॉर्मल रेट, यानी कि ये। एक बार देख लो, एक बार देख लो। 44 आवर्स के लिए तो उसको नॉर्मल रेट पर पेमेंट करनी है, यानी कि 30.5 पर। और बाकी के 5 घंटों के लिए 30.5 के दुगने पर पेमेंट करनी है। तो टोटल अमाउंट जो भी आप मुझे बता रहे हैं, टोटल 1647। लो जी, एक बार देख लो। 1647 आ रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत वर्कर ए की कैलकुलेशन में? अब सिमिलरली आपको वर्कर बी का एक टेबल बनाना है। वर्कर बी डे टोटल आवर्स, टोटल आवर्स में नॉर्मल आवर्स कितने और ओवर टाइम आवर्स कितने। हाँ जी, मंडे। इसने तो सारे दिन ही 8 आवर्स काम किया। 8 8, ट्यूसडे 8 8, वेडनेसडे 8 8, थर्सडे 8 8, फ्राइडे 8 8। बेटा सैटरडे को भी जो 8 आवर्स इसने काम किया, ऑल 8 ऑफ देम विल बी पेड एट नॉर्मल रेट ओनली। एक बार ना ये सैटरडे वाली चीज को लेकर कंफ्यूजन आती है, बेशक आप सैटरडे वाली लाइन क्वेश्चन में पढ़ लो। सैटरडे में वाली लाइन में क्या लिखा है? अगर वर्कर 4 घंटे काम करता है तो वो पेमेंट 8 घंटों की लेगा। बट अगर उसने 8 घंटे काम किया तब भी पेमेंट 8 घंटों की लेगा। ओवर टाइम वाला केस तो यहां पर भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ओवर टाइम के लिए तो क्लियर कट एक लाइन लिखी है। ओवर टाइम कब एप्लीकेबल है? इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। इवन इफ वर्कर वॉज नॉट सपोज टू कम इन ऑन सैटरडे, वो आया पर चलो 8 घंटे के लिए काम भी किया, ले रहा है ना 8 घंटों की पेमेंट। ठीक है, हम कौन सा उसको मना कर रहे हैं? फ्री में काम थोड़ी ना करवा रहे हैं, 8 घंटों की वो पेमेंट लेगा। बट यहाँ पर कोई डबल रेट वगैरह वाली चीज नहीं आएगी। वो डबल रेट ओवर टाइम रेट जो है उसके लिए तो क्लियर कट कंडीशन है, वो तभी एप्लीकेबल है अगर वो मोर देन 9 आवर्स इन अ डे काम करता। मान लीजिए ये सैटरडे को वो 8 नहीं 10 घंटे काम करता, फिर हमने पता है क्या बोलना था तब भी, कि 9 आवर्स के लिए तो नॉर्मल रेट 1 विल बी दी ओवर टाइम आवर्स। ठीक है, ये चीज है। तो वो 4 घंटे वाली बात ऐसे ही है, इस क्वेश्चन में फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। व्हाट इफ, ध्यान से सुनिए, व्हाट इफ यहां पर 8 की जगह 6 होता, तब तब भी यहां पर पेमेंट तो 8 घंटों की होनी थी। बेसिकली कहने का क्वेश्चन का ये मतलब था। बट एग्जैक्टली 8 घंटे काम किया तो तब भी 8 ही घंटों की पेमेंट है, राइट। ओके, अब इसके लिए
आप बेसिक वेजेस पर आवर और डीए पर आवर पता करें। 18 आ रहा है। 18 आ रहा है क्या? फाइनल क्या? अच्छा बेस है। नहीं, इफेक्टिव वेज रेट मुझे वेजेस पेबल का आंसर मालूम है फिलहाल। 860। बेसिक वेजेस पर आवर इज 100 डिवाइडेड बाई 8, बेटा कितना हो गया? 12.5 प्लस डीए इफेक्टिव वेज रेट। अच्छा, आप इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट पर आवर कितना? 18। तो वेजेस टेबल के लिए तो सिंपली क्या बोलोगे? 48 आवर्स इंटू 18। ये कितना आ रहा है? 864। लीजिए वर्कर बी। इसके बाद खुद से आप स्टार्ट करेंगे वर्कर सी, टेबल ऑफ आवर्स एंड देन वेजेस टेबल। ये काम आप ही का रहेगा। अच्छा तो मेरे पास 2666 आ रहा है वर्कर सी। इसका आप आर्ली रेट बताएंगे? नॉर्मल रेट बेटा कितना आया हुआ है? 43 तो ठीक है। इसके ओवर टाइम आवर्स कितने आए हुए हैं? 5 आए हुए हैं, है ना? तो बाकी के वो 52 होंगे। हम्म। हाँ जी, मिस्टेक मिली कोई बेटा आपको? स्क्रीन पर मेन मेन आंसर है, किसी के मैच नहीं कर रहा किसी के पास तो बता सकते हैं, डिटेल सॉल्यूशन रख दिया जाएगा। हाँ जी, हो गया। किसी के पास कोई डिफरेंट आंसर? नहीं। अच्छा, आप में से कितनी जनता इंस्टाग्राम पर है एक्टिव आजकल? ये कोई नहीं, शर्म नहीं, कोई नहीं है, मैं भी हूँ यार। ठीक है, मैं नहीं होती हूँ। तो कल तो इंस्टाग्राम की रील्स भरी पड़ी होंगी। यस। प्रोटेस्ट वगैरह की। ठीक है, अब प्रोटेस्ट वगैरह को लेकर हम और आप जैसे लोग सोचे यार हमारा क्या लेना देना। ठीक है, नीट वाली कैटेगरी तो हमारी है ही नहीं, हम तो सीए स्टूडेंट्स हैं। बट पॉइंट इज व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर दैट प्रोटेस्ट? प्रोपागेंडा कोई नहीं है बेटा। प्रोपेगेंडा। देखो, प्रोपागेंडा वाले लोग जुड़ गए हैं, बट अल्टीमेटली थोड़ा सिस्टम के खिलाफ। अब सिस्टम तो आईसीआई का भी है। एंड डू यू, आपको आपको पता है कि आईसीआई के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं 4-5 साल पहले।
हाँ जी, आईसीआई में दिल्ली ऑफिस के आगे वही नेशनल लेवल फैकल्टीज खड़ी हुई और स्टूडेंट्स भी आगे, 2-3 दिन का धरना वरना, हंगर स्ट्राइक नहीं थी, प्रॉपर धरना था, प्रदर्शन था, कोई पुलिस वाला केस इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट वो भी सिस्टम के खिलाफ ही लड़ाई थी। क्या सिस्टम था कि यार तुमने बच्चों के राउंडिंग ऑफ की वजह से 6-6 नंबर काट रखे, राउंडिंग ऑफ की वजह से, या उस जमाने में एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर वापस ले लिया जाता था, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर वापस ले लेते थे वो लोग, ठीक है। और जब बच्चा अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगवाता है आईसीआई से रिजल्ट आने के बाद, तो बच्चे को डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि मैं इस चीज को कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा आगे से। क्यों भाई, अगर गलत मार्किंग है तो क्यों ना कॉन्टेस्ट करो, ठीक है। या मार्किंग स्कीम को लेकर आवाज थी कि आपने सजेस्टेड आंसर तो निकाल दिए, बच्चे का आंसर इन देयर आंसर शीट इज मैचिंग विद द सजेस्टेड आंसर, फिर बताओ नंबर किस बात के कट रहे हैं, या क्या स्टेप्स मार्किंग है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर किस बात का, स्पेशली इन थ्योरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। 4-5 साल हो चुके हैं इस चीज को लेकर, और उसके बाद रिफॉर्म्स के नाम पर सिर्फ यही आया कि कह के नहीं उन्होंने बताया, बट ऑब्वियसली अब एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाता है सितंबर 2024 के बाद। न्यू स्कीम ये कब आई थी, मई 24 में, मई 24 के टाइम पे कोई वही क्वेश्चन पेपर वापस ले लिया, सितंबर 24 में क्वेश्चन पेपर देना शुरू कर दिया। फिर ये हुआ, क्वेश्चन पेपर 2 बजे मिलता, बच्चे को डिस्क्रिप्टिव की रीडिंग लेने को मिलती थी। अब मई 26 से क्या हुआ, एमसीक्यू भी रीडिंग टाइम में मिल गया। तो वो आईसीए बता के नहीं है चेंजेस कर रहा, बट चेंजेस कर रहा है इंटरनली जो भी चल रहा है। बट जो एक बेसिक रिफॉर्म है यार, बच्चे के अगर नंबर इस तरीके से हैं कि बच्चे को सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रही है कि यार मेरे नंबर किस बात के कटे हैं, एटलीस्ट उस चीज की जवाबदेही हो, बेसिकली जो एक वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। तो पॉइंट इज दैट जब वो रिफॉर्म्स भी आए थे और बच्चों को जब थोड़ी सी नाइंसाफी इनजस्टिस फील होता था, तो हम तो स्टूडेंट्स को ये बोलते थे कि बेटा ये धरने वरने प्रोटेस्ट इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि अभी भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चलो 20-25 दिन हो गए हैं, चलता रहेगा, मैं कह रही हूँ महीने वाली बात है, क्या साल 10 साल चलता रहेगा, अगले इलेक्शन आएंगे ये चीजें मैटर करेंगे, इतनी नहीं, जब वो वहां पर ये प्रोपागेंडा वाली चीजें आ जाती हैं। इस चीज का सोल्यूशन क्या है हमारे और आपके लिए, देखिए अभी यू पीपल आर वेरी यंग, इन योर मे बी इन योर लेट टीन्स और अर्ली 20s, यही एज ग्रुप है। आपको नहीं पता आपकी लाइफ का ट्रैक क्या है, आप लोग जब 40-45 साल के होंगे तो लाइफ में क्या कर रहे होंगे, बट इतना बोलूंगी कि जब भी किसी भी सिस्टम का हिस्सा बनने का मौका मिले, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सीए काउंसिल में खड़े हो जाते हैं। अब मैं बोलूँ करप्शन लोकल लेवल तक है, चंडीगढ़ ब्रांच में, ये भी खड़े होकर बोल रही हूँ, ओपनली बोल रही हूँ, चंडीगढ़ ब्रांच ऑफ आईसीआई करप्शन की भरी पड़ी है, कोई ब्रांच इस टाइम पर दूध की धूली नहीं है। फंड्स दुनिया जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं है, ठीक है। छते के पैनल गिरे हुए हैं, नया नया हॉल बनाया, 1 साल के अंदर ही छत का पैनल नीचे गिरे, ये वहां पे हाल है। करप्शन हर जगह है। अभी के लिए जब हमको इनजस्टिस फील होता है ना, तो हमें लगता है कि यार दिस इज रॉन्ग, हम एथिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, सारी बात ही वही है। बट जब आपको पता चलता है दुनिया तो करप्शन का पैसा कमा रही है, आप हैं एथिकल वे पे चल रहे हैं, महीने का 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं, बट आप ही का दोस्त है वो पूरा चल रहा है करप्शन पे, 2 नंबर के बेसिस पर महीने का 15-20 लाख कमा रहा है, तो मन में वो लालच भी आने शुरू हो जाते हैं। फिर हम भी कहीं ना कहीं उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं किसी और के लिए इनजस्टिस करते हैं। अब जो ये प्रोटेस्ट है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट प्रोसेस, नीट वाले स्टूडेंट्स का क्या हुआ, पेपर लीक हुआ। अब आप देखो जिसने पेपर लीक किया उन्होंने अगर पैसे कमाने थे, तो ये भी सोचो वो बच्चे भी थे जिन्होंने उस पेपर के लिए पैसे दिए हैं, 3 लाख, किसी किसी ने तो 30 लाख भी दिए हैं एक नीट की एडमिशन के। मतलब अपनी काबिलियत अपनी मेहनत गई भाड़ में, पैसा है परिवार के पास, फेंको और सीट खरीदो। दिस इज स्टूडेंट, मैं कहूंगी यहाँ पे स्टूडेंट मेंटालिटी या पेरेंट्स मेंटालिटी, पेरेंट्स कहेंगे बेटा पैसा है तो क्यों नहीं। तो पॉइंट इज दैट दिस इज वेयर हमारे एथिक्स काम में आते हैं। जितना मर्जी आप बोल दो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग, अगर नेशन बिल्डर्स ही हमारे अगर ऐसे करप्ट हो गए तो सिस्टम कैसे चलेगा। फिर आप क्या, आपके आगे आने वाली जनरेशन्स भी इसी इनजस्टिस को फेस करती रहेंगी। तो जो आई वॉज सो हैप्पी टू सी कि जेंजी आप ही की उम्र के लोग हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, एटलीस्ट आवाज उठा रहे हैं, उनको उनका रिजल्ट मिले ना मिले, इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, बट एटलीस्ट इतने अवेयर तो वो लोग हैं जो ये कहेंगे कि हम हाथ पे हाथ धर के इनजस्टिस का सामना नहीं करेंगे, वी हैव टू मेक थिंग्स बेटर फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। ये नहीं चलेगा, हो सकता है इस चीज का इम्पैक्ट इमिडिएटली ना आए, 5-10 साल में आए, बट आना पड़ेगा। मैं तो इतना बोलती हूँ कि जब सिस्टम गलत लगता है तो सिस्टम के खिलाफ धरने नहीं,
सिस्टम के अंदर घुसो। अगर आप में से कल को कोई आईएएस आईपीएस आईआरएस बनता है यार, ठीक है यार, नॉर्मल सी जिंदगी जी लेना, बट करप्शन मत करना। ठीक है, पोस्टिंग होती रहेगी, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, हमें पता है कि ईमानदार सरकारी अफसर की जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, इधर उधर ट्रांसफर होती रहती हैं, बट पॉइंट इज यार, कुछ तो बेटर करके जाओ अपनी फ्यूचर जनरेशन के। अदरवाइज ये हाँ, आज सोचो अगर ये सिस्टम चलता रहा, क्या पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे अगर कुछ रोक ना लगाए? पता चले कल को सीए का पेपर लीक हो रहा है, इमेजिन सीए का पेपर लीक हो जाए। एक बार आप अपने आप को उस पिक्चर में डालकर देखो, आप मेहनत करके गए हो, सब कुछ करके गए हो, बट कोई और है जिसके हाथ में वो पेपर पहले से आ चुका था और वो तो शॉर्ट शॉर्ट क्लियर हो गया। और आईसीआई का सिस्टम क्या है, उनका जितना मर्जी आप कह लो पासिंग परसेंटेज है 40 नंबर या 50% एग्रीगेट वाला, उनका एक सर्टेन परसेंटेज लेटर से फिक्स हो जाता है, क्योंकि रूमर्स है, हमें भी नहीं पता कि जी आपने तो 10% बच्चा पास करना है, 10% में वो आ गया ना जिसके पास पेपर पहले से ही था, आपकी सीट गई, फिर स्ट्रिक्ट मार्किंग हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इमेजिन इफ अगर आपको इस इनजस्टिस का सामना करना पड़े, आप तो क्या बोलोगे, सिस्टम से विश्वास उठ गया, सीए छोड़ दो जी। फिर कोई भी ऐसा कोर्स होगा फिर तो हर कोर्स में कुछ ना कुछ लीकेज के चांसेस हैं। सो पॉइंट इज दैट टू मेक थिंग्स बेटर। देखो अभी जो है हम इमीडिएट चेंज कोई नहीं ला सकते, बट कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझाएं कि लाइफ में अगर किसी सिस्टम वाले इंसान को अकाउंटेबल बनाना है तो सबसे पहले वो अकाउंटेबिलिटी हम खुद के लिए भी सेट करें। लेट अस ऑल बी एथिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सबसे पहली बात, ठीक है। मैं वही कहूंगी, कम कमा लो बट ईमानदारी को कमाओ, सबसे बड़ी बात तो वही है। मेहनत करो, अपनी मेहनत के दम पर जिंदगी में आगे बढ़ो, इस तरीके से। दिस इज हाउ यू कैन मेक दी वर्ल्ड बेटर। नहीं तो थिंकिंग अगर वही चल रही है, दुनिया पैसे कमा रही है तो हम भी क्यों ना कमाए, फिर तो चलते रहो, फिर तो ठीक है। फिर उसमें क्या होगा कि कुछ लोग होंगे जो टॉप 5% होंगे, वही कमा रहे हैं, बाकी की 95% वाली जनता क्या है, वो इनजस्टिस का सामना कर रही है, वो तो बोलेंगे इट इज व्हाट इट इज। वो नहीं होना चाहिए। अभी तक एटलीस्ट टचवुड सीए का पेपर लीक होने वाला ऐसा इंपैक्ट नहीं आया कि पेपर ही रिपीट हो। हाँ पेपर कैंसिल हुए, बट फिर सबके लिए कैंसिल हुए, ऐसा नहीं है कि पेपर दे दिए जी और उसके उसके बाद दोबारा से सब्जेक्ट पढ़ के देना पड़ता है, वही कि ये वाली चीज नहीं हुई है। बट आप सोचो 10 years अगो सीबीएसई के पेपर लीक होने वाली बात कोई नहीं सोच सकता था, हमारे जमाने में कह लो चलो, उसके बाद सीबीएसई के पेपर लीक हुए। नीट के भी 2023 में आई थिंक सो या 24 में लीक हुआ था, ये वाला भी लीक हो गया। मतलब आप ये देखो क्या करप्शन आईसीएस सिस्टम में नहीं हो सकती, हो सकती है यार। वहां पे भी तो होंगे कोई पैसे खाने वाले और खिलाने वाले। तो इसलिए मैं तो इतना बोलूंगी, अपनी मेहनत पर पूरा दम रखो, अपनी मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो। और जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, जब सिस्टम में घुसने का मौका मिलेगा, चाहे वो सिस्टम एज छोटा एज अ ब्रांच लेवल, लोकल ब्रांच ऑफ आईसीआई के इलेक्शन में खड़े होने का भी मौका मिलेगा ना, सिस्टम का छोटा सा ही हिस्सा बनोगे, बट वहां पे भी ईमानदारी रखना, उधर भी पॉलिटिक्स के चक्कर में आप बेईमानी मत करना, इतना बोलो। क्योंकि अभी इस ब्रांच के पास फंड्स बहुत है, ऑन पेपर दिखता वहां पे कुछ नहीं है, खोखली ब्रांच है। मैं अभी बोल रही हूँ, मैं खुद उस ब्रांच का हिस्सा हूँ, मैं वहां पे बस फैकल्टी लेने जाती हूँ ओसी और एमसीएस के सेशन, बट मुझे पता है वहां पर क्या चल रहा है, हमारा अब जाने का मन नहीं करता वहां। तो बेसिकली ठीक है, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, ऐसे तो चंडीगढ़ लेवल पे भी कल प्रोटेस्ट हुए थे, हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम इन स्पिरिट उन लोग उन बच्चों के साथ उन सभी के साथ है। बट पॉइंट इज यहाँ से थोड़े से टेक अवेज भी लो। अगर ये नीट के बच्चों के साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है यार। हाउ कैन वी मेक थिंग्स बेटर इन दी फ्यूचर फॉर आवर सेल्स एंड आवर फ्यूचर जनरेशन? थोड़ा सा उस चीज पर आ जाओ, बिकॉज कितने लोग हैं यहाँ पर जो सीए फैमिली से हैं, मतलब फैमिली में सीए फर्म्स जैसे कुछ पेरेंट्स वगैरह की, या एनी आप हैं। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कितना ईमानदारी से कमाते हैं और कितना कैसे, बट मैं कुछ अपने फ्रेंड्स का एग्जांपल देती हूँ। उनका क्या है कि क्लाइंट को गलत एडवाइस दे देंगे, फिर क्लाइंट का केस जाएगा स्क्रूटनी में, स्क्रूटनी में आ गया तो क्लाइंट को क्या बोलेंगे, देख भाई 2 लाख लगेंगे ऑफिसर को खिलाने के लिए क्योंकि तुम्हारा टैक्स बन रहा है। ठीक, टैक्स क्योंकि शुरू से ही सही एडवाइस तो दी नहीं, ठीक है, तो जबरदस्ती का केस तो बनवाना ही था। उसके बाद 2 लाख में से तकरीबन 1 डेढ़ खिला दी अफसर को, 50 अपनी पॉकेट में, ये चीज है। आई नो दोस पीपल, तो चंडीगढ़ की बड़ी बड़ी फर्म्स में दिस इज हाउ दे आर अर्निंग 10-15 लाख इन अ मंथ।
और मेरे वो सीए दोस्त भी हैं जो कि ईमानदारी, प्योर ईमानदारी कि हाँ जी भाई रिटर्न के लिए काम आएगा, जीएसटी रिटर्न का, ऑडिटिंग का काम आएगा। और ऑब्वियसली क्लाइंट बीइंग क्लाइंट सामने से नेगोशिएशन भी करते हैं, चिंदी क्लाइंट्स आ जाते हैं कई बार सामने। तो महीने का बेयरली 1-1.5 लाख कमा रहे हैं, बट क्या 1-1.5 लाख कमाकर जिंदगी नहीं चल रही है लोगों की? बढ़िया जिंदगी है यार, महीने का 1-1.5 लाख कम नहीं होता यार। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तब भी हो जाता है। तो इतना भी क्या लालच। और मैं बताऊं, जो जिसके पास लालच है वो महीने का 15-20 लाख कमा के भी खुश नहीं है। फिर उसकी तमन्नाएं और बढ़ जाती है, नहीं जी मैं 40-50 लाख कमाऊं, मैं जी करोड़ कमाऊं, मैं अभी एक घर से खुश नहीं है, मेरे 4-5 घर हो, मेरे पास 4-5 गाड़ी हो। फिर तो उस चीज का अंत नहीं है ना उन एम्बिशंस का। तो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद एथिक्स अपने आप में बहुत है। उतना ही काम करिए, वो एथिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए। सी, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सारे हैं यहाँ पर आज के डेट में, बट वी वुड ऑल वांट यू टू बी वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स। वेल राउंडेड का क्या मतलब है कि इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ आप स्ट्रांग है, सिर्फ पढ़ाई से स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर स्ट्रांग नहीं है, और भी चीजें होती है जिंदगी में, वहां पर भी स्ट्रांग। ठीक है, चलो बहुत हो गया मेरा भाषण, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट 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 हमारे पास काइंड ऑफ टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसी में लग जाएंगे 2-3 दिन। सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स ऑन पेज नंबर 3.14। 3.14 मिल गया जी। सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स मतलब वर्कर को जो हम वेजेस दे रहे हैं उसकी कैलकुलेशन का हिसाब किताब क्या है। अभी तक आपने जैसे पिछले टॉपिक में देखना मेनली पर आवर के हिसाब से पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। कई बार ये उनको पर आवर के हिसाब से नहीं, आप उनको पेमेंट दे सकते हैं आउटपुट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से भी दे सकते हो। फिर इंसेंटिव्स में स्पेशली जब बोनस बांटने की बात आती है तो बोनस कैलकुलेट कैसे होगा, वो अलग अलग सिस्टम है जी। एक बार मेरे साथ साथ देखना, पहला सिस्टम टाइम बेस्ड सिस्टम, जिसको हम टाइम रेट सिस्टम भी बोलते हैं। बेटा टाइम रेट का मतलब ही होता है वो वेज रेट जो टाइम के हिसाब से सेट है, पर आवर, पर डे। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन बता रहा था 200 पर डे, या इवन डीए भी पर मंथ के हिसाब से था। तो जो भी हमारे पास एक पेमेंट रेट सेट है विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम, उसको हम बोलते हैं टाइम रेट सिस्टम। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वेजेस की। लेट अस से मेरे पास टाइम रेट बेटा 200 पर डे है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे। लेट अस से महीने की कैलकुलेशन है, महीने में वर्कर ने 25 दिन काम किया, तो 25 दिन इंटू 200 पर दिन। या लेट अस से मेरे पास कैलकुलेशन पर आवर की है, टाइम रेट मेरे पास पर आवर के हिसाब से है, लेट अस से 50 पर आवर मल्टीप्लाइड बाय वर्कर ने एक दिन की बात कर रहे हैं, तो वर्कर ने एक दिन में काम किया 8 आवर्स। तो ये है सिंपली टाइम बेस्ड सिस्टम। वर्कर ने जितना टाइम लगाया उसको उस हिसाब से पेमेंट मिल गई है, दैट्स इट। क्लियर हो गया जी, टाइम पेड इनटू टाइम रेट। अच्छा, नाउ जब सभी वर्कर्स को इस सिस्टम के अंडर रखा जाता है तो कुछ ना प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। लेट अस से वी हैव अ नॉर्मल वर्किंग डे ऑफ 8 आवर्स और वर्कर को पेमेंट मिलती है 100 पर आवर के हिसाब से। देयर आर टू वर्कर्स, वर्कर ए एंड वर्कर बी। वर्कर ए का डेली आउटपुट है 10 यूनिट्स और वर्कर बी का डेली आउटपुट है 6 यूनिट्स। दोनों वर्कर को डेली वेजेस कितनी मिलेंगी, क्योंकि टाइम रेट सिस्टम है। टाइम रेट मतलब टाइम के हिसाब से। वर्कर ए ने भी दिन में 8 घंटे लगाने हैं, 8 घंटों के हिसाब से 800, और वर्कर बी ने भी 8 के हिसाब से 800। ठीक है जी। ऐसे में आपको क्या लगता है वर्कर ए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा जब उसको पता है यार वो तेजी से काम करे, तो तब भी उसने 800 कमाने हैं। वर्कर बी है वेला इधर उधर घूमता रहता है, कुछ ज्यादा ही लंबी ब्रेक से ले लेता होगा, या स्टेशन पर तो खड़ा है, अपने वर्क स्टेशन पर खड़ा है बट स्लो स्पीड से काम कर रहा है, उसने 6 यूनिट्स ही बनाने हैं। तो नेक्स्ट डे वर्कर ए भी इतना मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, वो भी बोलेगा मैं दिन के 6 यूनिट्स बनाऊं तब भी मुझे 800 मिलने हैं, मैं तो 6 ही बनाऊंगा। ऐसे में कंपनी को महंगा सौदा पड़ जाता है अगर सारे वर्कर 6 यूनिट्स वाली स्पीड पर आ जाए एक बारी। कॉस्ट पर यूनिट कंपनी के लिए सोचोगे, वर्कर ए के केस में कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 800 देके 10 यूनिट बनवा रही है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी 80। और इस केस में 800 डिवाइडेड बाय 6 करके कितना आ रहा है
तो जब सारे वर्कर 6 यूनिट्स वाली स्पीड पर आ गए तो कंपनी को अब 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, ज्यादा पड़ जाएगी। कंपनी को भी ये बात पसंद नहीं है कि वर्कर डीमोटिवेटेड रहे। ऐसे में बोला जाता है, एक हम बाद में पढ़ेंगे, कि जिस वर्कर की स्पीड अच्छी है ना उसको थोड़ा सा मोटिवेटेड रखने के लिए बोनस बांट दिया करो, बट वो मेरे लिए मेथड नंबर 3 है। ठीक है जी, पर टाइम रेट सिस्टम की लिमिटेशन पता चल गई। अल्टीमेटली इट इज पेड फॉर टाइम वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। डन होगी बात। अब आई जी नेक्स्ट सिस्टम पर। नेक्स्ट सिस्टम है बेटा आउटपुट बेस्ड सिस्टम, जिसको हम पीस रेट सिस्टम बोलते हैं। बेटा पीस रेट का मतलब ही यही होता है, वेज रेट पर यूनिट। जैसे हम टाइम रेट को क्या बोल सकते हैं, वेज रेट पर आवर या वेज रेट पर डे। यहां पर पीस रेट मतलब वेज रेट पर पीस, वेज रेट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। मान लो वर्कर के लिए हमने सेट किया हुआ है कि 1 यूनिट बनाओ तो 50 मिलेगा। अब उसने बना दिए जी 10 यूनिट, तो वो पेमेंट कितनी ले गया, 500। ये वाले सिस्टम है जी आउटपुट बेस्ड सिस्टम या पीस रेट सिस्टम। नाउ इसमें भी लिमिटेशंस आ जाती हैं। अब इसमें लिमिटेशंस पता है कैसे आती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना नंबर ऑफ यूनिट्स वाला काम नहीं है। लेट अस से देयर इज अ टास्क। मान लो आपने जी कंस्ट्रक्शन पर वर्कर को लगाया हुआ है, ठीक है, और एक वर्कर है उसको बोल दिया दीवार खड़ी करनी है, और दीवार खड़ी करने का तुमको 2000 मिलेगा। बस उसको हमने जो एक वेजेस डिसाइड की है उसके हमने टाइम के हिसाब से डिसाइड नहीं की, हमने काम के हिसाब से वेजेस डिसाइड कर दी। दीवार खड़ी करने का 2000 मिलेगा। अब ये वर्कर के ऊपर आ गया, वो चाहे तो एक दिन में दीवार खड़ी करके चला जाए, चाहे तो वो 4 दिन लगा ले। फॉर एग्जाम्पल वो बेला है, उसके पास नेक्स्ट टास्क कोई नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपना टाइम लेता रहेगा। जी मेरे को जब जल्दी नहीं है तो मैं तो अपना टाइम लूं। ऐसे में अगर सारे वर्कर्स ऐसे बिहेव करने लग गए, लेटर से उनके पास नेक्स्ट टास्क कोई नहीं है, देरी कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही टाइम लगा रहे हैं, कंपनी को वो पसंद नहीं आता। अच्छा कई बार इसकी एक ऑपोजिट लिमिटेशन भी है कि लेटर से हमने पर यूनिट तो डिसाइड कर दिया 50, वर्कर को जल्दी रहेगी, जितना ज्यादा आउटपुट बना उतनी वेजेस, वो ज्यादा स्पीड उठा लेगा। तो कंपनी को ना देखो ये भी चाहिए कि वर्कर स्पीड से काम करे, बट ज्यादा स्पीड भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रीति मैम है, उनको एवरेज हम उनको जैसे कई बार क्वेश्चंस बता देते हैं मॉक टेस्ट पेपर बनाने के लिए, सोर्सेस बता देते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन, यहाँ से ये क्वेश्चन, टिक मार्क करके दे देते हैं, आगे क्वेश्चन पेपर वो सेट करेंगे। मान लो उनको एक क्वेश्चन पेपर सेट करने में 2 आवर्स लगते हैं, हमको लगता है 2 आवर्स इज द नॉर्मल स्पीड। किसी दिन वो 2 के 4 आवर्स ले गए, हम कहेंगे नहीं मैम आपने ज्यादा टाइम लगा दिया। बट किसी दिन अगर उनको आधे घंटे में या 15 मिनट में पेपर सेट करके दे दिया, हमको डाउट हो जाएगा यार एआई से करवाया आपने, खुद चेक करा है नहीं करा पता नहीं, शक हो जाता है। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा वर्कर से एक्सपेक्टेशन रहती है यार तुम स्पीड से भी काम करो, बट इतनी स्पीड भी नहीं। तो कहीं ना कहीं यहां पर आउटपुट बेस्ड सिस्टम में भी लिमिटेशन आ गई कि जिस वर्कर को पता है कि आगे काम ही काम है, वो 1 यूनिट को भी जल्दी जल्दी रैप अप करेगा, जल्दी मचाएगा, ताकि यूनिट नंबर 2 पे आ सके, फिर फटाफट से यूनिट नंबर 3, फिर फटाफट से यूनिट नंबर 4, वो इस लालच में रह जाएगा। ठीक है। अच्छा जिसके पास काम नहीं है वो कहेगा जी मैं एक ही यूनिट पे अपना दुनिया जहां का टाइम लगा दूं, तब भी फिर दिक्कत हो जाएगी कंपनी को। इसलिए ये सिस्टम भी कोई बहुत बढ़िया सिस्टम नहीं है। हमने जो मेन सिस्टम पढ़ना है दैट इज पॉइंट नंबर सी। बट उस पर आने से पहले कई बार पता है क्या होता है, क्वेश्चन में हमें चाहिए होता है टाइम रेट, क्वेश्चन बता के चल रहा होता है पीस रेट, या क्वेश्चन में उल्टी बात, चाहिए होता है पीस रेट, क्वेश्चन बता के चल रहा है टाइम रेट, तो वो छोटी छोटी सी कन्वर्जन करनी आनी चाहिए। नाउ एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम, बेटा स्टैंडर्ड टाइम का क्या मतलब है, एक तरीके से दैट बेंचमार्क, इतना टाइम लगना चाहिए। एक्चुअल टाइम अलग चीज होती है, स्टैंडर्ड टाइम मतलब इतना टाइम लगना चाहिए। टू प्रोड्यूस अ यूनिट इज 30 मिनट, एक यूनिट को बनाने के लिए 30 मिनट लग जाने चाहिए, ऐसा कंपनी सोचती है। वर्कर को पेमेंट दी जा रही है 50 पर आवर के हिसाब से, मतलब अगर बेटा पर आवर के हिसाब से है तो कौन सा सिस्टम चल रहा है, टाइम रेट सिस्टम। बट क्वेश्चन में हमें चाहिए व्हाट इज पीस रेट, पीस रेट मतलब वेज रेट पर यूनिट। आपको वेज रेट पर आवर बताया हुआ है, आपको वेज रेट पर यूनिट बताना है। सोचो क्या आपकी कन्वर्जन चलेगी। 25 बता रहे हो मनीषा, कैसे 50 डिवाइड 60 देखो कैसे, सिंपली बेटा 1 आवर के लिए आप पेमेंट कितनी कर रहे हो, 50। उस 1 आवर में हाउ मेनी यूनिट्स विल बी मेड ऑन अ स्टैंडर्ड बेसिस, एक यूनिट को बनाने के लिए 30 मिनट्स, तो 1 आवर में कितने यूनिट्स बन जाएंगे,
2 यूनिट्स। मतलब अगर आप वर्कर को 50 पर आवर दे रहे हो तो मतलब आप वर्कर को 2 यूनिट्स का 50 दे रहे हो। हेंस 1 यूनिट का कितना हो गया? 50 डिवाइडेड बाय 2, 25, एंड दिस इज योर पीस रेट 25 पर यूनिट। क्लियर होगी अजी चीज? सिंपली कन्वर्जन ही की है। आपने वर्कर को 1 घंटे का दिया 50, 1 घंटे में बन जाते हैं जी 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का 25 जा रहा है। ओके, इसे कंप्लीट करो। और अब एग्जाम्पल 2 सॉल्व करना। एग्जाम्पल 2 में उल्टी कन्वर्जन है। पीस रेट गिवन है, टाइम रेट पूछ रहे हैं। फोर्टी बता रहे हैं। ओके, देखिए, 1 यूनिट का दिया जा रहा है 80। अब 1 यूनिट को बनाने में 2 आवर्स लग रहे हैं, मतलब 2 आवर्स का 80 दिया जा रहा है। हेंस 1 आवर का कितना जा रहा है? 40। बिकॉज क्वेश्चन मुझसे टाइम रेट पूछ रहा है। टाइम रेट का मतलब ही होता है बेटा वेज रेट पर आवर। टाइम रेट का मतलब होता है वेज रेट पर आवर। हेंस टाइम रेट आपके पास कितना आ गया? 40। ये लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। तो बार बार मन में बिठाओ, पीस रेट मतलब वेज रेट पर यूनिट, टाइम रेट मतलब वेज रेट पर आवर। ऐसे बोलो, कंप्लीट कर लो। बड़ी बेसिक कन्वर्जन है, बट किसी किसी क्वेश्चन में चाहिए होती है। ओके है जी। अब हमारा प्रॉपर टॉपिक प्रीमियम बोनस मेथड्स, हटा सकते हैं स्क्रीन। नेक्स्ट पेज पर प्रॉपर टॉपिक प्रीमियम बोनस मेथड। इसमें बात की जाती है कि वर्कर अगर कुछ टाइम बचा रहा है तो उसको बोनस मिलेगा। अब 2 प्लान है। पहले प्लान का नाम है हालसे प्लान। हालसे प्लान का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है जी। कह रहे हैं वर्कर को बेसिक टाइम वेजेस तो देनी देनी है। बेटा टाइम वेजेस का मतलब क्या? कि जितना उसने टाइम लगाया उसके हिसाब से बेसिक पेमेंट। इसको तो कई बार हम गारंटी भी बोल देते हैं कि जितने घंटे वो काम करे उतने घंटों की बेसिक वेजेस तो लेकर जाएगा ही जाएगा। ये तो एज पर लॉ भी हो जाता है कई बार, जिसको हम बोलते हैं गारंटीड वेजेस। तो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसने टाइम बचाया तो उसको बोनस में मिलेगा। बेटा ये है बोनस का ब्रैकेट, 50% इंटू टाइम सेव इंटू टाइम रेट। एक बारी इस चीज के बारे में समझते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक दिन है, नॉर्मल वर्किंग डे, 8 आवर्स का, और एक यूनिट बनाने के लिए कंपनी ने ना सेट किया हुआ है। एक चीज होती है बेटा टाइम अलाउड, जिसको अभी अभी आपने स्टैंडर्ड टाइम पढ़ा ना, इसका हम एक और नाम रख रहे हैं टाइम अलाउड। एक यूनिट बनाने के लिए 8 आवर्स ही रखे गए, ठीक है। अच्छा, वैसे टाइम रेट सेट किया हुआ है 50 पर आवर का। ओके, नाउ लेट अस से देयर इज नो बोनस स्कीम। कोई बोनस स्कीम नहीं है, मतलब वर्कर को बेसिक टाइम वेजेस ही दी जाती हैं। टाइम वेजेस का क्या मतलब होता है? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, दैट्स इट। हर वर्कर को इस हिसाब से पेमेंट मिलेगी। फिलहाल बोनस स्कीम कोई एप्लीकेबल नहीं। मैंने आपके सामने 2 वर्कर रखे, वर्कर ए और वर्कर बी। वर्कर ए एक यूनिट बनाते वक्त टाइम टेकन लेता है जी 6 आवर्स का। वैसे बताओ एक यूनिट के लिए टाइम अलाउड कितना हमने सेट किया था? 8 आवर्स। उसने एक यूनिट 6 घंटों में बना दिया, मतलब उसके लिए टाइम सेव कितना हो गया? 2 आवर्स का। अब बेटा जो उसने बनाया ये जो 6 घंटे, अब वो दिन के वैसे नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं? 8। 2 घंटे उसने कम जो है वो खाली थोड़ी ना बैठेगा, वो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर देगा। वो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर देगा, तो अल्टीमेटली जो इसने टाइम बचाया वो उसने यूनिट 2 पर लगा। वेर एज वर्कर बी, वो एक यूनिट बनाते हुए पूरे पूरे 8 घंटे ही लेता है, यानी इसकी तरफ से कोई भी टाइम सेव्ड नहीं है। वेन वर्कर्स आर नॉट प्लेस्ड अंडर एनी बोनस स्कीम, मुझे बताओ इसकी वेजेस फॉर द डे कितनी बनेगी? 8 घंटे ही काम कर रहा है,
उसमें से 6 घंटे ऑन यूनिट 1, 2 आवर्स ऑन यूनिट 2, अल्टीमेटली 8 आवर्स का, और हमने वेज रेट पर आवर सेट किया था 50, तो ये ले गया 400। अच्छा, और इधर वेजेस भी इसको भी 8 आवर्स इंटू 50, ये भी ले गया 400। ठीक है, बात वही है कि वर्कर ए तो मोटिवेटेड तो फील बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कंपनी को कॉस्ट टू कंपनी फॉर 1 यूनिट कितनी पड़ती है बेटा, 1 यूनिट के लिए वर्कर कितने आवर्स ले रहा है? 1 यूनिट के लिए ध्यान से सुनो, 6 आवर्स ले रहा है ना, 6 आवर्स, 1 यूनिट के लिए 6 आवर्स इंटू 50, कंपनी को कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 300। और इधर कॉस्ट टू कंपनी फॉर 1 यूनिट 8 आवर्स इंटू 50, क्योंकि वर्कर भी तो पूरे पूरे 8 घंटे ले रहे हैं। अब बात ऐसी है कि वर्कर बी के केस में कंपनी को कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा पड़ रही है। वर्कर ए अगर अपनी स्पीड मेंटेन करके रखे तो कंपनी को 1 यूनिट के लिए वर्कर ए को कितना देना है? 300 देना है। कंपनी चाहेगी कि वर्कर ए अपनी स्पीड मेंटेन करके रखे, बट वर्कर ए मोटिवेटेड कैसे है स्पीड मेंटेन करने के लिए, जब उसको पता है कि दिन का वो 8 घंटा काम करता है 400 लेकर जाएगा, वो वर्कर भी दिन का 8 घंटा काम करता है वो भी 400 लेकर जाएगा। वर्कर बी की स्पीड अच्छी नहीं है, मेरी स्पीड अच्छी है, मैं क्यों मोटिवेटेड रहूं? राइट, प्रॉब्लम आ गई। ऐसे में आप ये बताओ कंपनी को एक्चुअली सेविंग्स कितनी हो रही है यहां पर, सेविंग्स टू कंपनी एज कंपेयर टू वर्कर बी? 100। कंपनी को पता है कि अगर वर्कर ए की स्पीड की वजह से कंपनी को बचता है 100, तो इसी का ही कुछ हिस्सा एज बोनस वर्कर के साथ ही शेयर कर दो, और बोनस के लिए वो बोल दिया 50%। अभी कैसे चीज बन रही है ये 100 की कैलकुलेशन में आपको बताऊं कैसे आ रही है। वर्कर एक टाइम कितना बचा रहा है? 2 आवर्स का, और क्योंकि वो 2 घंटे कम ले रहा है इसलिए कंपनी को 1 यूनिट के लिए 2 घंटों की कम पेमेंट करनी पड़ रही है, हेंस 2 इंटू 50, और आगे उसका 50% वर्कर ए को या बोनस बांट दो। तो आपका जो बोनस का फॉर्मूला था बेटा वो क्या था? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, ये बोनस का फॉर्मूला है। एंड जब इस तरीके से बोनस दे दिया जाएगा, अब हम अपनी एक्चुअली मॉडिफिकेशन करते हैं। अब मुझे बताओ वर्कर ए डेली बेसिस पर टाइम टेकन इनटू टाइम रेट तो लेगा ही लेगा, उसको अब बोनस भी तो मिल जाएगा। कितना? यही 100 का 50% यानी कि 50। तो वर्कर ए को टोटल दिन की पेमेंट कितनी मिल रही है? 450। वर्कर बी को कोई बोनस मिलना है? नहीं, क्योंकि उसने कोई टाइम नहीं बचाना, वो दिन का 400 लेकर जा रहा है। वर्कर ए हो गया मोटिवेट, वर्कर ए हो गया मोटिवेट। अच्छा, कंपनी को अब कॉस्ट 300 नहीं बेटा, क्योंकि 50 तो उसने गिव अप ही कर दिया कंपनी ने बोनस, तो कंपनी को कॉस्ट पर यूनिट 350 ही बढ़ रही है। बट एज कंपेयर टू वर्कर बी तो अभी भी कम ही है। वर्कर बी के लिए कंपनी को कॉस्ट पर यूनिट कितनी बढ़ रही थी? 400। अब वो वर्कर ए को 300 प्लस बोनस करके 350 भी दे रहे हैं, तब भी कंपनी उसमें भी कह रही है कि नहीं मेरे को तब भी कुछ ना कुछ बचत है। हाँ, 100 की बचत नहीं है, 50 की बचत है। तो बेसिक प्रीमाइस वाज बोनस ना देते तो कंपनी को 100 की बचत हो रही थी, बट बात यह है वर्कर मोटिवेटेड नहीं था। अब दोनों की बात रखी गई, 100 में से 50 वर्कर रखे, 50 तब भी कंपनी अपने पास सेविंग्स रख सकती है। अल्टीमेटली इसमें विन विन सिचुएशन है, वर्कर भी हैप्पी, कंपनी भी हैप्पी। सो दिस इज हाउ अ बोनस स्कीम इज लेड आउट। सिंपली ये 50% का लॉजिक क्या है कि वट एवर कंपनी कुड सेव ड्यू टू गुड स्पीड ऑफ द वर्कर, कंपनी उसी सेविंग्स का 50% एज बोनस वर्कर को ही दे रही है, सो दैट वर्कर इज कॉन्टिन्यूड टू वर्क ऑन अ गुड स्पीड। ओके है ये चीज। नाउ एक और सिस्टम है बेटा, रोवन। रोवन ने क्या किया, इस एक फिक्स्ड परसेंटेज 50 की जगह एक फ्रैक्शन रख दी, बस 50% की जगह उन्होंने एक फ्रैक्शन बनाई, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। नाउ दिस फ्रैक्शन कैन बी 75%, दिस फ्रैक्शन कैन बी 40%, इट कैन बी 35%, कुछ भी हो सकता है, उधर डिपेंड करता है ऑन द केस। बट ये फॉर्मूला रोवन का अलग है, यहां पर भी बेसिक प्रीमाइस यही है, टाइम वेजेस तो देनी है, बेसिक टाइम वेजेस प्लस बोनस देना है, बस बोनस का फॉर्मूला उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। दिस इज रोवन। ठीक, सो 2 सिस्टम हमारे पास मेनली चलते हैं, हालसे एंड हालसे रोवन। हालसे बियर कोई खास चीज नहीं है, वो छोड़ दो, हालसे और रोवन ही हमारे पास चलने वाला है। नाउ एक सिस्टम है, मॉड्यूल में सिर्फ उसका फॉर्मूला है, होना नहीं चाहिए था यहाँ पर क्योंकि ये कोई बोनस सिस्टम नहीं है, रादर
इट इज एप्लीकेबल टू न्यू इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। सोचिए बेटा, न्यू इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर है, मतलब उसको काम नहीं आता, तो टाइम तो बचाने नहीं वाला, उल्टा एक्स्ट्रा टाइम लेगा वो तो ये बोनस सिस्टम की हेडिंग में आना ही नहीं चाहिए था। बट मॉड्यूल में फॉर्मूला लिखा है और कोई क्वेश्चन भी नहीं है मॉड्यूल में, कुछ भी नहीं है सिलेबस में, अभी तक इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, बस फॉर्मूला लिखा हुआ है मॉड्यूल में, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। नाउ इन केस ऑफ न्यू एक्सपीरियंस वर्कर, टाइम सेव्ड का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं बेटा। रैदर क्या होने वाला है, मान लो कंपनी टाइम अलाउ सेट करती है 8 आवर्स का, वर्कर का उल्टा टाइम टेकन 12 घंटे भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे में न्यू एक्सपीरियंस वर्कर है, यहाँ पे ये ना सोचना कि मैम हाल से रोहन में अगर टाइम बचता है तो बोनस देते हैं, टाइम नहीं बचता तो कोई पेनल्टी चार्ज करेंगे ना, ना हाल से रोहन में ऐसा सिस्टम है, भारत में तो ये बिल्कुल ही नहीं कर सकते। नए वर्कर को तो आप कंपेल नहीं कर सकते हो कि भाई राइट फ्रॉम डे वन अच्छी स्पीड पर आ जाओ। बट पॉइंट इज व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली मेकिंग द पेमेंट टू द वर्कर, न्यू वर्कर, जी कंपनी तो ये कहेगी वर्कर ने लेने हैं तो 12 घंटे ले, हम अपनी तरफ से पेमेंट 8 घंटों के हिसाब से कर देते हैं, कंपनी ये सोचना चाहेगी, क्योंकि ऐसे में वर्कर जी काम सीख रहे हैं, पता चले कल को 12 की बजाय 20 घंटे ले ले, कंपनी बेवकूफ थोड़ी ना कि देती जा रही है उसको पेमेंट। तो अल्टीमेटली वो क्या कह सकते हैं, तुमको लेने हैं 12 घंटे 20 घंटे तुम लो, पेमेंट हम 8 आवर्स के हिसाब से करते हैं, टाइम अलाउट के हिसाब से करते हैं। वर्कर कहता है नहीं यार, एक बेसिक में टाइम लगा रहा हूँ, मैं जो टाइम लगा रहा हूँ मुझे उसके हिसाब से पेमेंट चाहिए। ये वर्कर का एंगल हो गया। तो ऐसे में ये सिस्टम पता क्या कहता है, ना तेरी ना मेरी, एवरेज कर लेते हैं। बट वो एवरेज अरिथमेटिक एवरेज नहीं है, इट इज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जो दो चीजों का एवरेज निकालना है दोनों को मल्टीप्लाई करो और अंडर द रूट, तो एक तरीके से एवरेज आवर्स आ गए, एवरेज आवर्स और बाहर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट्स इट, बेसिक फॉर्मूला है। बट मैं बताऊं, बार्थ यहां पर आपने पढ़ा और यहीं पर ही छोड़ दिया, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, बार बार बोलूंगी, मॉड्यूल में बस फॉर्मूला मेंशन है कहीं पर, कोई बात नहीं, टाइम रेट सब गिवन नहीं होगा वो तो, जो भी है। ठीक है, मेनली मेरे पास टॉपिक बेटा चलना ही हाल से और रोहन के लिए है। अब कुछ नोट्स हैं हाल से और रोहन के लिए, वो पढ़िएगा मेरे साथ साथ। टाइम सेव्ड कैसे निकालना है मैं आपको बता चुकी हूँ, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड का एक और नाम याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में खुद से सेट करना होता है, टाइम अलाउड का एक और नाम स्टैंडर्ड टाइम, ऐसे ही टाइम टेकन का एक और नाम एक्चुअल टाइम। ठीक, अब ये जरूरी चीज जो अब मैंने आपको बताई, अगर किसी केस में वर्कर का टाइम टेकन इज मोर देन टाइम अलाउड, मतलब क्या, वो टाइम बचा तो नहीं रहा, रादर एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, तो अगर हम ये सोचें कि जी टाइम बचाने पर बोनस मिलता है या एक्स्ट्रा टाइम लेने पर कोई नेगेटिव बोनस या पेनल्टी नाम की चीज है, नो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे केस में बोलेंगे ओनली बेसिक टाइम वेजेस विल बी पेड। टाइम वेजेस मतलब क्या, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, दैट्स इट। ठीक है, कोई बोनस नाम की चीज जीरो, कोई पेनल्टी नहीं है, बेसिक टाइम वेजेस दे दो, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। फिर एक ही लाइन है, ये मुझे समझानी ही क्वेश्चन के साथ ही है, अभी फिलहाल मैं ये नोट नंबर 3 नहीं समझा पाऊंगी, ये जगह खाली ही रखना इफ पॉसिबल। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर। शुरू शुरू में फॉर्मूला फॉर्मूला है। अच्छा एक काम करेंगे, जितने फैंस है ना सबको एक नंबर पे ले आओ, थोड़ी बेटर कूलिंग हो जाएगी। जहां जहां पे भी रेगुलेटर है थोड़ा सा शांति भी हो जाती है, फैन की आवाज भी बड़ी तेज है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नहीं नहीं, कॉस्ट टू कंपनी फॉर 1 यूनिट बेटा, वर्कर को पे 400 की है, बट इसमें से एक यूनिट का 300 पे किया ओरिजिनल एग्जाम्पल में, और अभी दूसरा यूनिट तो अगले दिन खत्म होगा, लेटेस्ट से वर्कर की स्पीड भी वही है कि 6 घंटों में खत्म करता है, तो एक यूनिट का तो 6 घंटों के हिसाब से 300 जा रहा है ना, कॉस्ट टू कंपनी फॉर 1 यूनिट। हाँ जी, कैलकुलेट अर्निंग्स एंड इफेक्टिव अर्ली रेट ऑफ अ वर्कर अंडर हाल्से सिस्टम एंड रोवन सिस्टम एंड रेलेवेंट डेटा इज गिवन बिलो। हमें टाइम रेट पर आर 60 दे दिया, टाइम अलाउड दे दिया, टाइम टेकन दे दिया, टाइम सेव दे दिया। ये इफेक्टिव आर्ली रेट मैं ही बताऊंगी, पहले आप अर्निंग्स, अर्निंग्स मतलब फॉर्मूला लगाओ, वेजेस अंडर हाल्से सिस्टम, लिखो जरा फॉर्मूला, लिखिए, वेजेस अंडर हाल्से सिस्टम।
time taken into time rate plus 50% into time saved into time rate. यही है जी. फिर आराम आराम से चीजें लिखना. टाइम टेकन. सिक्स आवर्स इंटू 60 पर आवर प्लस 50% इंटू 2 इंटू 60. अब ध्यान से सुनना. इस टॉपिक में ना फाइनल आंसर देने से पहले ये लिखो कि टाइम वेजेस कितनी आ रही है 360 और बोनस ताकि अलग से प्रेजेंट हो जाए. बेटा बोनस कितना है 60. हेंस आपकी टोटल वेजेस कितनी आ रही है 420. तो 420 लिखने से पहले ये 420 की बाइफर्केशन 360 प्लस 60 ये लिख लो. और एक अब जो क्वेश्चन ने पूछा इफेक्टिव आर्ली रेट. ये पूछा था क्वेश्चन ने इफेक्टिव आर्ली रेट. इफेक्टिव आर्ली रेट. टाइम टेकन इनटू टाइम रेट नहीं. मुझे बताओ इस क्वेश्चन इस चैप्टर में इफेक्टिव आर्ली रेट की कैलकुलेशन आपने क्या सीखी है. न्यूमरेटर में क्या आता है ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस. क्या बोनस उस ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस का हिस्सा बनता है. बनता है. बोनस होता है राइट. तो मुझे बताओ इंक्लूडिंग बोनस कितना पे कर रहे हो वर्कर को 420 पे कर रहे हो डिवाइडेड बाय. वैसे डिनोमिनेटर में क्या आता है एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स. यहां पर अल्टीमेटली चाहे एक्सपेक्टेशन वाली बात है वैसे सोचो वी नो दैट वर्कर इज गोइंग टू सेव 2 आवर्स. वी नो दैट वर्कर इज गोइंग टू वर्क फॉर हाउ मेनी आवर्स. उसका टाइम टेकन वैसे कितना है 6. और आगे के लिए भी अगर 6 रहेगा अल्टीमेटली व्हाट इज दैट इफेक्टिव आर्ली रेट. इफेक्टिव का यहां पर पता है क्या मतलब है. सब कुछ मिला जुलाकर इफेक्टिवली वो 1 घंटे का कितना लेकर जा रहा है. वैसे वेज रेट बोलते रहो 60 पर आ रहा है 60 पर आ रहा है वो नॉर्मल रेट है बेटा. बट इफेक्टिवली वो 1 घंटे का क्या 60 लेकर जा रहा है. नहीं जी वो 1 घंटा काम करने पर वो 70 लेकर जा रहा है. उसने काम किया 6 आवर्स के लिए तो 6 आवर्स के लिए अगर 420 कमा गया मतलब 1 आवर के लिए वो कितना कमा गया 70. सो सिंपली इफेक्टिव आर्ली रेट का कॉन्सेप्ट क्या है. बेशक बुक में लिख लो एक बार पहले. इफेक्टिव आर्ली रेट पिछले पेज पर ही बुक में लिख लो एक बार. इफेक्टिव आर्ली रेट इफेक्टिव आर्ली रेट is total wages including bonus divided by time taken. Divided by time taken. ठीक. Effective hourly rate is total wages including bonus divided by time taken. Coming back to the solution. आप पहले रोवन की वेजेस निकालो रोवन का इफेक्टिव आर्ली रेट निकालो 75 और 15 ठीक है ठीक है ठीक है. हटा देंगे. बोनस 90 है इधर.
आपने इफेक्टिव आर्ली रेट बताया 75 per hour. 75 पर आर। लीजिए कंप्लीट कर लीजिए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। कौन से ब्रैकेट? बोनस का ब्रैकेट। बोनस, देखो बोनस वही चीज है कि वर्कर अगर 2 घंटे बचा रहा है, ठीक है, तो कंपनी के लिए टाइम रेट वैसे कितना है 60। तो एक तरीके से कंपनी के लिए वो 120 बचा रहा है। अगर वो खुद कोई बोनस क्लेम ना करे तो कंपनी को ऐसे वर्कर को लेकर 1 यूनिट के लिए 120 बच जाता है सेविंग्स टू कंपनी। अब कंपनी इसी सेविंग्स का एक हिस्सा वर्कर के साथ एज बोनस शेयर करने को तैयार है। कुंदन, हाल से में ये हिस्सा 50% था, यहां पर ये हिस्सा एक फिक्स परसेंटेज ना होकर एक फ्रैक्शन बना दिया कि टाइम टेकन, टाइम अलाउड का कितना परसेंटेज है। 6/8 कितना हो जाता है बेटा? 75%। इस केस में 75%। ठीक है, वो डिपेंड करता है। Once we effective hourly rate के जो डिनोमिनेटर है वो मतलब टाइम एक्चुअली कितनी है? टाइम टेकन है, इस टॉपिक में टाइम टेकन ही है। ठीक है, डन है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16। A skilled worker in XYZ Limited is paid a guaranteed wage rate of 30 per hour। बेटा guaranteed wage rate का मतलब होता है टाइम रेट। ये तो पे करना ही करना है, वर्कर टाइम बचाए या ना बचाए, गारंटीड तभी बोलते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 आवर्स। बच्चे स्टैंडर्ड टाइम किस चीज का दूसरा नाम है? टाइम अलाउड का। P, a machine man, has been paid wages under Rowan incentive plan and he had earned an effective hourly rate of 37.5 on the manufacture of that particular product। जी, वर्कर P ने काम किया, रोहन में कुछ वेजेस कमा गया। अब जो ये 37.5 है, ये रोहन की टोटल वेजेस नहीं है, इफेक्टिव आर्ली रेट है। इफेक्टिव आर्ली रेट वही टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हमें नहीं पता वर्कर का टाइम टेकन कितना है, बट जितना भी है उसके हिसाब से इफेक्टिव रेट 37.5 है। रिक्वायरमेंट देखिए, what could have been his total earnings and effective hourly rate had he been put on हाल से इंसेंटिव स्कीम। अगर यही सारी इंफॉर्मेशन होती, टाइम अलाउड वही है, टाइम टेकन हमें नहीं मालूम फिलहाल कितना है, बट उतना ही टाइम टेकन अगर आप हाल से स्कीम में लगाओ तो हाल से की अर्निंग्स कितनी आएगी और हाल से का इफेक्टिव आर्ली रेट कितना आएगा। तो सबसे पहले तो बेटा हमको ये मिसिंग फिगर पता करनी है, व्हाट इज टाइम टेकन। ठीक है, मेरे पास कुछ ऊपर रोवन की कैलकुलेशन है, रोवन की कैलकुलेशन से मिसिंग फिगर पता करनी है, टाइम टेकन। मिसिंग फिगर है तो उसी मिसिंग फिगर को एक्स अज्यूम करो। ठीक है, बोलो लेट टाइम टेकन बी एक्स। ठीक है, मुझे बताओ टाइम सेव्ड कितना आएगा? 4 माइनस एक्स टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। फिर लगाओ रोअन का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन की तरफ से रोअन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वेजेस अंडर रोअन स्कीम। हाँ जी, टाइम टेकन एक्स आवर्स इंटू टाइम रेट कितना है 30 प्लस टाइम टेकन एक्स अपॉन टाइम अलाउड 4 इंटू टाइम सेव 4 माइनस एक्स इंटू 30। आप इसको सिंप्लीफाई करो, मैंने इसको बोल दिया 30x, और सेकंड वाले ब्रैकेट में ब्रैकेट मत खोलना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स पर मत लेकर जाना। 4 को 30 से कट करके 7.5 बोल सकती हूँ, तो 7.5x 4 माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन मत करना, जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में कैंसिल आउट हो जाती है चीजें। यहां तक ओके है? ठीक है। काफी बच्चे इसको 37.5 के इक्वेट कर देते हैं, 37.5 से इक्वेट कर देते हैं। 37.5 ये थोड़ी ना है, इसको डिवाइड कर लोगे टाइम टेकन से इफेक्टिव आर्ली रेट आएगा, वो 37.5 है।
तो आप लिखो इफेक्टिव आर्ली रेट। बेटा इफेक्टिव आर्ली रेट का क्या मतलब था? टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब वो चीज जो क्वेश्चन बता रहा है वो है ये 37.5 इफेक्टिव आर्ली रेट, और न्यूमरेटर में टोटल वेजेस 30x प्लस 7.5x 4 - x, और टाइम टेकन कितना है x। अब सॉल्व करो इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। प्लीज मैथ्स थोड़ी ठीक तरीके से लगाना, सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं है। मैं 4 की वेट कर रही थी, 4 नहीं है बेटा, 3 है। मैं 4 की वेट ही कर रही थी। 4 हो ही नहीं सकता, सोचो क्यों? 4 तो टाइम अलाउड ही है। अगर आपका आंसर 4 आ रहा है मतलब वर्कर ने टाइम बचाया नहीं। फिर टाइम बचाया नहीं तो वो 1 घंटे का 37.5 कैसे लेकर जा रहा है? बेसिक तो 30 दे रही है कंपनी, तो वो 30 ही लेकर जाता ना 1 घंटे का, बोनस ही ना मिलता उसको। मैं बताती हूँ 4 में कैलकुलेशन क्या है। अ- अम, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, एक्स को इधर ले गए, ये 30x है, ये 7.5x है, ये 4 - x है। फिर मैं इसको इधर ले गई तो 7.5x हो गया, फिर ये 7.5x हो गया, ये इधर हो गया। फिर 7.5 को इधर जाकर डिवाइड कर दो तो ये 1 हो गया। आपने इसको 0 तो नहीं ले लिया था? यही, hence x is 4 - 1 3। या दूसरा तरीका इस चीज को सॉल्व करने का था, मैं लेफ्ट हैंड साइड पर 37.5 ही रखती, राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर से x काट दो, पूरे न्यूमरेटर में x कॉमन लेकर। अगर न्यूमरेटर में x कॉमन लिया तो बचता के अंदर 30 प्लस 7.5 ब्रैकेट में 4 - x से x कैंसिल है, तो बचा क्या? 30 प्लस 7.5 4 - x। फिर इस 30 को उधर जाकर, ये वही बात तो वही है, या तो इधर ब्रैकेट खोल दो, 7.4 इंटू 4 30 हो गया, नहीं, और मैं 7.5x, ऐसे सॉल्व कर लो जैसे आपको ठीक लगे। स्क्रॉल आप एज इन यहाँ और ऊपर। कोई गड़बड़ लग रही है मेघा? नहीं, अल्टीमेटली बेटा टाइम टेकन 3 आवर्स आ गया। क्वेश्चन ने ये थोड़ी ना पूछा टाइम टेकन क्या है, क्वेश्चन ने पूछा अगर यही वर्कर सेम डिटेल के साथ हादसे में होता तो टोटल अर्निंग्स और इफेक्टिव रेट कितना कमा लेता, करो कैलकुलेट। 35 आ रहा है। टोटल अर्निंग्स विद दी 105, इफेक्टिव आर्ली रेट 33। कैसे? टाइम टोटल वेजेस थी। कोट। तो मेरे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है टीआईस में, तो मैंने हाँ जी, टाइम सेव कितना हो गया? 1। तो बताइए ये हो गया 90 प्लस 15 105, हेंस इफेक्टिव आर्ली रेट कितना हो गया? 35। लीजिए,
हाँ जी, मई 27 वाले बच्चे ध्यान से सुनो, कल जनवरी 27 के साथ तो ये हो चुका है। एक क्वेश्चन करवाया जी, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 15-20 मिनट फालतू लग गए इक्वेशन सॉल्व करने में। ये हुआ है। और ये कॉस्टिंग में भी होता है जी। बच्चे को सारे कॉन्सेप्ट आते होते हैं, गलती पता है किस चीज की होती है? इक्वेशन सॉल्व। लेफ्ट में जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, राइट में जाके डिवाइड करनी होती है। लेफ्ट में जो चीज माइनस में है, राइट में जाके प्लस में होती है। यही चीज नहीं हो रही थी। मैंने कल भी इनको बोला, आपको भी बोलूंगी। अगर कोई बात नहीं, मैथ्स वीक है तो है, एक्सेप्ट करते हैं ना। कौन सा मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैं खुद कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। बट पॉइंट इज, घर जाकर यूट्यूब पर वीडियो लगाओ, बच्चों के लिए होती है वीडियो, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। वो सीखो। वो मेरा क्लास का टाइम नहीं होना चाहिए जी। मैं आपको यहाँ पर बैठकर इक्वेशंस की क्लास लगा रही हूँ। या यहाँ वाले मैथ्स वाले सर आते हैं, दो दो सर है हमारे पास, तो फैकल्टी दो दो है मैथ्स की, देखो फाउंडेशन की। उनको बिठा लो, सर मेरे को इक्वेशन सॉल्व करने सिखा। बट पॉइंट इज, दिस इज समथिंग जिसको लेकर आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। बहुत ही पिंच होती है पता है ये चीजें। बच्चे के कॉन्सेप्ट की वजह से नंबर कट रहे हैं, चलो वो ठीक ही चीज है यार, हजम हो जाती है कि चलो नो वन इज परफेक्ट कॉन्सेप्ट को लेकर। सारे कॉन्सेप्ट नहीं याद होते। जब पार्ट सिलेबस टेस्ट में ये कैलकुलेशन वाली गलती, एक जीरो कम ज्यादा लिख दिया, 0.28 की जगह 2.8 लिख दिया, ये वाली जो गलतियां होती हैं, या कुछ ना कुछ और भी सिली एरर्स, वाह वो ज्यादा दुखती है। वो स्टूडेंट को होगा, टीचर को बहुत ज्यादा दुखती है। तो प्लीज वो चीजें अपनी थोड़ी सी ठीक रखो। वो मैथ्स नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस है, ये मान लो चलो। ठीक। ये नहीं कहना फाउंडेशन में मसा 40 पे पास हुए थे। ये नहीं कहना मैथ्स नहीं आती, 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं थी। इक्वेशन सॉल्विंग इज नॉट 11वीं 12वीं की मैथ्स, इट्स 7वीं 8वीं की मैथ्स। हाँ जी मेगा, कुछ कह रहे थे आप? Last one's question में एक्सप्रेस करती है कि पॉइंट कंफ्यूज फिजिक्स हम्म। ये ओके, इक्वेशन सॉल्व भी तो इससे किया है। हाँ जी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं बता रही हूँ क्वेश्चन। मेरा हो गया क्या? इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, मैं भी करवाती हूँ। बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन दे रही हूँ सॉल्व करने को, रिक्वेस्टिंग साइलेंस प्लीज। बिल्कुल आगे जाकर आगे जाकर आगे जाकर कहाँ है यार क्वेश्चन? ओके, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 27 फॉर मी। पढ़े, सॉल्व करें, मेगा कॉपी लाओ। क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 3.20, पढ़ें और सॉल्व करें। सारे में टेस्ट नहीं नहीं, एक सेकंड लो ना बेटा। इफेक्टिव वाले रेट 37.5, ये क्या एक सेकंड होगी? ये क्या है? 7.5x यहाँ तक ओके है ना? आप ये देखो, जो ये 4.x वाला ब्रैकेट है ना, वो इसके साथ है। आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हो। ये इसके साथ है, आप इसको ये मतलब ये कॉमन मल्टीपल नहीं है। 4.x वाला ब्रैकेट सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 30x के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो ये चीज। इफेक्टिव आर्ली रेट पूछा है। हाँ जी।
फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर आप मुझे बता रहे हैं, वैसे टोटल वेजेस पे करनी है 700, इफेक्टिव आवर्ली रेट 140। अब सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे प्लीज। सेकंड रिक्वायरमेंट एक बार ध्यान से देख लो। सेकंड रिक्वायरमेंट पूछ के रही है, इफ द वर्कर इज प्लेस्ड अंडर हालसे एंड ही वांट्स टू मेंटेन सेम इफेक्टिव आवर्ली रेट ऑफ अर्निंग्स, मतलब 140 आंसर ही आए हालसे में भी इफेक्टिव आवर्ली रेट का। इसके लिए वो टाइम टेकन बदलने को तैयार है, तभी तो पूछ रहे हैं कैलकुलेट टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब। मतलब टाइम टेकन वर्कर का क्या होगा। अब टाइम टेकन इज नॉट 5 आवर्स एनी मोर, एक्स ले लो और अब हालसे के हिसाब से सॉल्व कर, सो दैट हालसे में भी इफेक्टिव आवर्ली रेट एक्स आवर्स के हिसाब से 140 ही आई पर आवर। ये रहा फर्स्ट का आंसर। किसी के पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कोई दिक्कत है तो बताओ। आप मुझे बता रहे 5 आवर्स, नहीं नहीं 5 आवर्स के हिसाब से ही तो रोवन में आ रहा है। मुझे चेक करना पड़ेगा, ये भी नहीं है 4 पॉइंट, नहीं फिर वही बात, इक्वेशन नहीं आनी सॉल्व करने। पहले तो चेक करो फॉर्मूला सही से लगा रहे हो कि नहीं। हम्म नहीं नहीं 5.6 नहीं है, 6 नहीं है, 4.5 है। हाँ जी 5.6 किसका आ रहा था, मैं कॉपी देना। तो अंदर एक तो हाँ जी, पहले जो आंसर आ रहे थे अलग अलग, वो इक्वेशन सॉल्विंग की गलती थी या फॉर्मूला गलत लगाया, क्या लगाया। फॉर्मूला गलत, फॉर्मूला सामने है। इक्वेशन गलत, इक्वेशन सॉल्विंग गलत, वो मैथ्स वाली बात है। मैथ्स भी क्या, मैं तो कॉमन सेंस बोलूंगी, 7वीं 8वीं की मैथ्स। हाँ जी हो गया। तो बात क्या है सेकंड रिक्वायरमेंट में, अगर वर्कर को अभी भी इफेक्टिवली 1 घंटे का 140 कमाना है तो अब उसको काम 4.5 घंटों में कंप्लीट करना होगा, अगर वो हाल से सिस्टम में आ गया है। यही वर्कर जब रोवन में था तब इफेक्टिवली 1 घंटे का 140 कमाता था, बट तब उसको काम करना कंप्लीट करना था 5 आवर्स। तो वो डिफरेंस तो देखो आएगा ये, ठीक है।
ओके है, ठीक। नाउ ये वाला क्वेश्चन 25 होमवर्क में मार्क करेंगे। सॉल्यूशन ऑलरेडी आपकी बुक में चैप्टर के एंड में है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। और अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका पार्शियल सॉल्यूशन यहां पर होगा, पार्शियली वो आप घर पर कंप्लीट करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 18 बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 8 hours, आरली रेट इज 8, मतलब टाइम रेट है 8। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग, तीन बातें, बोनस अर्न, फिर टोटल अर्निंग्स एंड आर्ली अर्निंग्स। बेटा बोनस तो चलो पता ही है कि हालसे में अलग बोनस है, रोहन में अलग बोनस है। टोटल अर्निंग्स का पता है क्या मतलब है? टाइम वेजेस में आप बोनस ऐड कर दो तो टोटल अर्निंग्स आएगी। अब ऑब्वियसली हालसे में भी अलग होगी और रोहन में भी अलग होगी। फिर आर्ली अर्निंग्स का पता है क्या मतलब है? इफेक्टिव आर्ली रेट। वो कैसे आता है? यही टोटल अर्निंग्स को जो ऊपर सेकंड रिक्वायरमेंट में आई उसको डिवाइड कर दोगे टाइम टेकन से, तो ऑफकोर्स ये भी हालसे में लगाएगा और रोहन में लगाएगा। तो तीन चीजें पूछी, अंडर हालसे स्कीम विद 50% बोनस फॉर टाइम सेव, दैट्स फाइन, एंड रोहन सिस्टम, दोनों सिस्टम के तहत फॉर ईच आर सेव्ड प्रोग्रेसिवली। क्वेश्चन ने आपको टाइम टेकन नहीं बताया जी, या तो देखो टाइम टेकन बता दो या तो टाइम सेव्ड बता दो। कह रहे हैं पहला केस लो जब कोई टाइम सेव्ड है ही नहीं। केस 1 व्हेन टाइम सेव्ड इज 0, टाइम टेकन कितना हो जाएगा सोच के बताओगे? 8 hours। तो ये तीन चीजें बताओ दोनों सिस्टम के तहत। फिर आप 1 घंटे से टाइम सेव्ड को बढ़ा दो, मतलब अब टाइम सेव्ड 1 कर दो, टाइम टेकन कितना हो गया? 7 hours। तीन चीजें बताओ दोनों सिस्टम के तहत। फिर अब 1 घंटे से टाइम सेव्ड को और बढ़ाओ, अब टाइम सेव 2 hours कर दो, अलग आएगा। फिर 1 1 घंटे से टाइम सेव बढ़ाते जाओ, टाइम सेव 3, टाइम सेव 4, करते करते मैक्सिमम बात कहां तक लेकर जा सकते हो? 8 नहीं, टाइम सेव 8, 8 का मतलब टाइम टेकन अंडा, काम ही नहीं हो रहा। पेजेस देते जाओ, काम ही नहीं हो रहा, ऐसा थोड़ी ना होता है। 7 hours। सो फ्रॉम टाइम सेव्ड 0 टिल टाइम सेव्ड 7 आपके केसेस बनेंगे जिसमें आपको दोनों सिस्टम के तहत ये तीन चीजें एक टेबल में हाईलाइट करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला काम नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगना, टाइम लगता है दिमाग नहीं लगता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 में पहले तो ना ब्रॉडली आप ऊपर फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि टेबल के अंदर फॉर्मूला फिट करना मुश्किल काम, ठीक है। पहले तो लिखो जी वेजेस अंडर हालसे स्कीम, फॉर्मूला लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो फॉर्मूला एग्जामिनर को दिखना चाहिए, लिखो फॉर्मूला। फिर वेजेस अंडर रोअन स्कीम, फॉर्मूला लिखो, आप लिखोगे फॉर्मूला। उसके बाद मुझे चांस देना पहले टेबल कंप्लीट करने का, उसी हिसाब से आप अपनी स्पेस मैनेज करेंगे। टेबल बनाने के लिए पहले मुझे चांस देंगे बेटा, आप नहीं करेंगे। कितना मस्त। 9 कॉलम्स बनने वाले हैं वैसे।
रेफरेंसेस दे दी कि टोटल अर्निंग्स कैसे आ रही है, टाइम वेजेस प्लस बोनस, इफेक्टिव आवर्ली रेट कैसे आ रहा है, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। 9 कॉलम्स के साथ आपका ये टेबल बन जाएगा। अब बना सकते हैं। हाँ जी, टेबल तैयार है। पहला केस, व्हेन टाइम सेव्ड इज 0, टाइम टेकन इज 8 आवर्स, टाइम वेजेस कितनी आ जाएंगी, 8 इंटू टाइम रेट कितना था, 8 ही था, Yes. 64। बिकॉज कोई टाइम नहीं बचाया गया तो कोई बोनस नहीं है, चाहे हाल से है चाहे रोहन है, कोई बोनस नहीं है। तो टोटल अर्निंग्स क्या हो जाएगी, सिंपली टाइम वेजेस 64 और इफेक्टिव आवर्ली रेट क्या आ जाएगा, 64 वर्कर लेकर जाएगा, टाइम टेकन 8 पर 8 और इधर भी 8। अब करना काम, व्हेन टाइम सेव्ड इज 1, टाइम सेव्ड को एक एक घंटे से बढ़ाते जाओ। टाइम टेकन इज 7, करो कैलकुलेशन, 7 इंटू 8 56। हाल से में बोनस थोड़ा सा या तो मेंटली वर्क कर लो, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, मेरे ख्याल से ये 4 बनता है, करके देख लेना, फॉर्मूला तभी आपके सामने है। 50% इंटू 1 इंटू 8, टोटल अर्निंग 60 हो गई, टाइम वेजेस 56 प्लस 4 का बोनस, 60 डिवाइडेड बाई 7, इफेक्टिव रेट जो भी आ रहा है 8.5. 8.57, 2 डेसिमल प्लेस तक बहुत है। फिर रोवन में बोनस, आराम से सोचना, टाइम टेकन 7 बाय टाइम अलाउड 8 इंटू टाइम सेट, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये 7 बन रहा है मेरे ख्याल से। रफ में वर्किंग्स करके वही बोनस 7। बेटा चाहे रफ में वर्किंग स्क्रिबल कर लेना। टाइम रेट 8 है, क्वेश्चन में मेंशन है, टाइम रेट 8 है। बेटा बोनस का फॉर्मूला लगाओ, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, लिख के करो, चाहे रफ में लिख लो कहीं पर। बोनस का फॉर्मूला हाल से में क्या है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, 50% इंटू 1 इंटू 8, ठीक है, परसेंट टाइम सेव्ड, ये 8 हो गया, ये 56 हो गया, 56 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट। अच्छा, इधर बोनस, टाइम टेकन 6/8 इंटू 8, बस 12 बन रहा है, थिंक सो, Yes, miss. 60। बेटा ये जब 2 आवर्स सेव्ड है तो वो केस है, देख लो स्क्रीन पर। एंड इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है घर पर या यहीं पर बैठे बैठे कर लो, टिल टाइम सेव्ड 7 आवर्स टेबल कंप्लीट करना है। रफ में वर्किंग स्क्रिबल करके देख कर लेना, बोनस अगर नहीं क्लियर हो रहा तो, कि टेबल में या तो टेबल में छोटी छोटी वर्किंग्स करो, बट काम आप ही का है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके पास है, कौन सा क्वेश्चन मार्क करवाया था मैंने, 25। ये टेबल कंप्लीट करने के बाद आप लगभग
हाफ पेज की जगह छोड़ेंगे फॉर एनालिसिस ऑल्सो। ये टेबल कंप्लीट नहीं, ये टेबल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ऐसा टेबल थोड़ी ना आएगा, आसान है ये तो, दिमाग नहीं लगता। इससे निकल के आने वाला एनालिसिस हमारे काम की चीज है, तो वो एनालिसिस के लिए हाफ पेज की जगह छोड़ना, उसके बाद ही अपना होमवर्क करना, ठीक है? डन है जी? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।